प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है माली साल 2022-23 का, और इसमें ज़्यादातर सेक्टर्स में हुकूमत अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही है। जो मेजर सेक्टर्स हैं, एक मैं ओवरव्यू आपके सामने रख देता हूं ताकि उस पर फिर हम बहस की बुनियाद रख सकें और देखें कि हुकूमत इन सेक्टर्स में अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम क्यों रही है, और फिर जो अगले साल के लिए अहदाफ तय किए जा रहे हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में अपने ही जो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इसको देख लीजिए। माली साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8.29% रही है, जबकि इसका हदफ जो है वो 5% रखा गया था। सबसे बड़ा मसला तो यहीं पर हो गया। फिर ज़राअत की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रोथ 1.5% रही, जबकि इसका हदफ 3.9% रखा गया था। फिर सर्विसेज सेक्टर, यहां पर ग्रोथ जो है वो रही है 8.86%, एक से भी कम, और हदफ इसका 5.1% रखा गया था सर्विसेज सेक्टर का, खदमात का शोबा। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सनती शोबा, तो यहां पर ग्रोथ का हदफ था 7.1%, और असल ग्रोथ जो रही है वो है -2.94%। यानी बिल्कुल ही जो हमारी सनत का शोबा है वो बैठ गया और परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सका। तो 7 के मुकाबले में 2.94%। माली साल 2022-23 में जुलाई था अप्रैल महंगाई की जो शरह है वो 28.2% रही है। अगरचे इसने 38 को भी टच किया है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो ये 28% है, और हुकूमत ने महंगाई को 11.5% पर रखने का हदफ मुकर्रर किया था। तो 11.5 के मुकाबले में रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस में जो इसका तखमीना था वो 33.2 अरब डॉलर का था, जबकि जो हमारे पास रेमिटेंसेस आई हैं वो 20.5 अरब डॉलर की आई हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट्स में भी नुकसान हुआ है, यानी नीचे चले गए हैं। हमारा हदफ था 2022-23 का कि 35 अरब डॉलर तक इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम रह गए हैं 21.1 अरब डॉलर तक। एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, रेमिटेंसेस भी कम हो गई। फिर करेंसी को मुस्तकम करने का दावा किया गया था, मगर डॉलर का इंटरबैंक रेट जो है वो 286.81 रुपए हो चुका है। टैक्स कलेक्शन की हम बात करें तो 22-23 में यह हदफ रखा गया था जो है वो इसमें जो हमें हासिल कर पाए हैं वो 5.62 ट्रिलियन रुपए, यानी 5600 अरब रुपए, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1.32 ट्रिलियन रहा है, और कुल रेवेन्यू 6.94 ट्रिलियन रुपए रहा है। तो टैक्स कलेक्शन के आदाब भी हासिल नहीं हुए। फिर कर्जा जात की जो सूरत हाल है वो मार्च 2023 तक कुल कर्जा जात जो हैं वो 59,247 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। इसमें डोमेस्टिक कर्ज जो है वो 35,000 अरब रुपए है, जबकि बैरूनी कर्ज जो है वो 24,171 अरब रुपए है। साल 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 14.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और माली साल 2022-23 में फी का आमदन 1568 रही। गुज़श्ता बरस फी का आमदन 1765 डॉलर थी, तो ये भी कम होकर 1568 डॉलर पे आ गई है। तो ये जो है वो सूरत हाल मजमूई तौर पर रही है। अब इसी पर हम सारी अपनी डिस्कशन करेंगे, और फिर एक और रिपोर्ट मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगा। वो इप्सॉस की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान 956 अरब के टैक्सेस जो है वो कम इकट्ठे कर रहा है सिर्फ 5 बड़े शोबाजात में। वो शोबाजात कौन से हैं और वो किन किन में कितने कितने अरब रुपए का टैक्स कम इकट्ठा हो रहा है, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप तारुफ करा देता हूं मेहमानों का। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सत्तार बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्री मैनेजर हैं, CEO हैं इप्सॉस के। जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशरत हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सबसे पहले सर ये कहिए कि ये जो हम GDP 0.29%, वैसे कल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थे मेरे शो में, वो कह रहे थे कि ये भी नहीं है एक्चुअली, बल्कि -2 है हमारी जो ग्रोथ है। लेकिन चलिए इसको भी अगर हम मान लें तो हदफ 5 का था, और बाकी तमाम ही सेक्टर में जब जाहिर है माइनस में चले गए हैं आप, या नीचे चले गए हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ तो कैसे आ सकती थी? आप इसकी बुनियादी वजूहात क्या देखते हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत अरसे से कहा है कि पाकिस्तान एक सीवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच ने पाकिस्तान की मईशत जो है उसको तकरीबन क्लॉक किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास IMF का प्रोग्राम जो है वो बार बार डीरेल हुआ। उसकी डीरेल होने की वजह से हम कहीं से भी अपने डॉलर्स जो हैं वो अरेंज नहीं कर पाए। हमें अपनी इंपोर्ट्स पे कदगन लगानी पड़ी,
और वो जो कदगन हमने लगाई वो याद रखिए हमने इंपोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कर्व किया जब हमने अपनी एलसीज रोकी, उससे ऑब्वियसली मईशत और स्लो हो गई। आप ये देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% ड्रॉप की है पिछले माह। इसके अलावा ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल यानी कि चैलेंज है जिसमें दुनिया की मईशतें भी स्लो हो रही थी, तो वो वहां से भी आपकी एक्सपोर्ट हिट हुई। आपका एक बहुत बड़ा हिट जो है वो आ रहा है फ्लड से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत डिस्टर्ब हुआ। लुक एट द फिगर्स, आपकी जो कॉटन हम 8-10 मिलियन बेल्स करते थे वो हम 4.5 मिलियन बेल्स पे आ गए। तो ओवरऑल ऑब्वियसली जो हिट्स हैं वो सीवियर हैं और वो हर एरिया में हैं। अब हर एरिया की जो हिट्स हैं उसने पाकिस्तान की मईशत को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एक तरह से। मेरे ख्याल है ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज अगर आप फिगर्स को अंदर जाकर देखें तो यू कैन सी कि मतलब एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक को बढ़ाकर हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चर को बढ़ाया हुआ है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो जब मैं फिगर्स देखता हूँ स्मॉल मीडियम जो है वो ग्रो किया है, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सुकड़ती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली। सो यू नो व्हेन वी एक्चुअली गेट द फिगर्स ऑफ 12 months, तो आई थिंक शायद थोड़ी सी मईशत जो है वो सुकड़ती हुई दिखाई देगी। इसी तरह आप दूसरा इन्फ्लेशन का हदफ देखिए, हमने 12% रखा था इनिशियली, वी नाउ स्टैंड समवेयर एट 29%। ओवरऑल ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो एक डिस्ट्रेस में है। इसी तरह आप बजट का खसारा देखिए, पाकिस्तान पिछले ये तीसरा साल इन रो आएगा जबकि हमारा जो बजट का खसारा है वो 7% से तजावुज कर रहा होगा। नाजरीन के समझने के लिए आसान बात यह है कि FRDLA हमने एक एक्ट हमने पार्लियामेंट से मंजूर कराया हुआ है, उसमें हमने लिखा है कि हम 3.5% से ऊपर अपने बजट का खसारा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सो दैट हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो संभलना शुरू हो। अब आप कंसिस्टेंटली 7% से ऊपर कर रहे हैं। अब टैक्स टू GDP अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, 8.5% FCR टैक्स टू GDP इस साल क्लॉक करेगा। 2010 में भी मईशत में 8.5% टैक्स टू GDP था FCR का। अगर नंबर्स इतने सीरियस हो जाएं, इतने अनटेनेबल हो जाएं, और जो अगला आने वाला साल है वो इससे भी डिफिकल्ट है। इस साल में भी इनफैक्ट अगर आप नंबर्स देखें, पाकिस्तान 5,300 अरब जो है वो पे करेगा अपने मार्कअप में, जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट एक हेड कहते हैं अपने बजट में। हम अगर पूरी नेट फेडरल रिसीट्स देखें तो वो 5,300 की नहीं होगी, यानी कि एवरीथिंग एल्स इज विद बोरोड मनी। यू नो दीज आर सीरियस नंबर्स। इप्सॉस ने बड़े अच्छे नंबर दिए हैं टैक्स गैप्स के 4 एरियाज के, 4 सेक्टर्स के। मैंने पूरी रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी, बट जो ओवरऑल पाकिस्तान का टैक्स गैप है वो 30 to 50% है। इसका मतलब यह है कि जो टैक्सेस लागू हैं अगर हम उनको ही लागू कर लें प्रॉपरली, जिसको मैं कहता हूँ एनफोर्समेंट पाकिस्तान की कमजोर तरीन एरिया है टैक्स का। इट्स नॉट द टैक्स पॉलिसी which is an issue, it is our enforcement and administration which is the issue। तो पाकिस्तान के जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा, पर हम वो भी नहीं कर पा रहे। तो अगर आप किसी जगह पे भी देखें कि करंट अकाउंट को हमने $3.5 अरब पे रोका है इंपोर्ट्स को कर्व करके, तो बेटर वे वुड हैव बीन कि अगर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर इसको करते। फिर रुपए की कदर की मैनेजमेंट देखें आप उसमें। आई मीन हम अब हमें एग्री करना चाहिए कि हम रुपए की कदर को नहीं रोक सकते, ये मार्केट डिटरमिन्ड है। इन दी एंड क्या फर्क पड़ता है ये आप इसके साथ क्या करें। आपकी जो पैदावारी सलाहियत है ना मुल्क की विज़ अमेरिका या विज़ वियतनाम या विज़ श्रीलंका, ये डिटरमिन करती है आपके रुपए की कदर को। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। एक हमारा ऑब्सेशन है कि हम बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहते अपने रुपए की कदर। और एक और जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। मैं ये एक्सचेंज रेट पे मुझे सॉरी जी मैं डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें मैं एक्सचेंज रेट पर और बाकी चीजों पे आगे आता हूं, लेकिन जो 2 बातें जी डॉक्टर साहब मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं मेहमानों को। मैं 1-2 चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, जरा इजाजत दें तो मैं वापस आ जाता हूं। लेकिन आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे। आपने कहा कि बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान का मसला यह है कि डॉलर जो है वो हमारे पास नहीं है। अब इसके लिए पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करता, रेमिटेंसेस को के टारगेट्स का जो हदफ है उसको पूरा करता, तो शायद हम इन मसाइल से निकलते। लेकिन हमारी पॉलिसीज ने तो और ही चीज़ों को ख़राब किया। अब इकरामुल साहब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम अगर अपने डॉलर्स को जो है वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर मैनेज नहीं कर सके और उसके वो गिर गई हैं, हमारे हदफ से बहुत नीचे चली गई हैं, तो हम कैसे ये ख्वाब देख सकते हैं कि ना हमारी रेमिटेंसेस मैनेज हो सकी हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा सकी हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या रही है आपके ख्याल में? जी जाहिर है कि इंपोर्ट पे तो एम्बार्गो ही लगा हुआ था, और जब आप की एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर इंपोर्टेड मटेरियल पर ही डिपेंड करती हो
और उसमें फिर आप कुछ वैल्यू एडिशन करके बाहर बेचते हैं प्रोसेसिंग करके। और अगर आपके पास खाम माल ही नहीं होगा तो फिर आप क्या पैदावार करेंगे। और पैदावार की लागत को ज़रा देखिए, वो इतनी बढ़ चुकी है। एनर्जी कॉस्ट को देखें, उसके बाद जो डिस्काउंट रेट था हमारा वो खुद गवर्नमेंट ने 21% तक ले गए, 3-4% आप इसके ऊपर बैंक्स का भी लगा लें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में इस कदर खौफनाक तौर पर बढ़ी है, इन्फ्लेशन का नंबर भी इसमें शामिल रखें। तो फिर बताएं कि कौन सी जो है इंडस्ट्री वो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल थी। अब जब सस्टेनेबल नहीं है, उसके पास कोई प्रोसेस करने को भी नहीं है, 1/3 वो इस वक्त उसकी आ चुकी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अखराजात बढ़ गए हैं। तो नतीजा यही निकलना था कि बहुत बड़ी डिप आनी थी। और अभी तो नंबर्स जब साल के आखिर में इकट्ठे होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिप और भी ज़्यादा गहरी थी। एक्सपोर्ट्स के लिए तो पाकिस्तान, मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फिर भी कुछ बैरूनी खाम माल के ऊपर। अब तो कॉटन भी जो हम एक ज़माने में एक्सपोर्ट किया करते थे बाहर से मंगवा, अगर 60% हमारी बरामदात कर सिर्फ टेक्सटाइल पर है और टेक्सटाइल वालों के पास कपास ही नहीं है, तो वो क्या चीज़ बनाएंगे आगे। भी वैसे कभी कोई ऐसी खास डिवर्सिफिकेशन या हमने वैल्यू एडिशन की नहीं है, वही रवायती चीज़ें ही बेचते रहते हैं। आईटी की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं है, जो बुरे से बुरे हालात में भी लोग जो है अपनी एफर्ट से, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट से और अपनी स्किल से हासिल कर सकते हैं। स्किल बेस जो हमारी इतनी बड़ा सोर्स है यूथ का, वो भी बस हमने उनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो कौन सी ऐसी, कुछ तो खैर मईशत के ढांचे के प्रॉब्लम है, मगर कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि तवज्जो भी बिल्कुल नहीं है कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। और पिछला पूरा साल जो था वो बेइंतहा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी। और जब ये अदम इस्तेकाम सियासत में हो और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो, खासतौर पर जो तो रेमिटेंसेस में कमी वाक़ई हुई है, ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जाहिर है एतमाद स्टेट के ऊपर गिरता जा रहा था। बाहर के लोग परेशान थे कि ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में पैसा भेजें, कहाँ लगाएं, क्यों भेजें, और बड़ी रिजर्वेशन थी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो हम भूल ही जाएं, इस तरह के हालात में तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती जब अपने लोग इन्वेस्टमेंट करने को नहीं तैयार, और करे भी तो इतनी हैवी कॉस्ट पे कैसे करेगा। तो ये सारी सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखे तो ना सिर्फ हमने नंबर्स के लिहाज से खोया है, बल्कि ओवरऑल हमने एतमाद भी इन्वेस्टर्स का खोया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जुबैर तुफैल साहब, अब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स, सनत, इंपोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों से जुड़ी पॉलिसीज पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब ये रूस से 30% सस्ता तेल पहुंच रहा है पाकिस्तान, आपके ख्याल में इससे कितना फ़र्क पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो रूस से तेल आया है या पहुंचा है, पहला जहाज़ अभी पहुंचा है, और एक जहाज़ के आने से कोई ख़ास तेल की कीमतों में कमी नहीं होगी जब तक कि हर महीने 4 से 6 जहाज़ आएंगे। तो उसके बाद जो है आप महसूस कर सकेंगे कि तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। और इस जो अभी तक एस्टीमेट मीडिया में दिया जा रहा है वो ये है कि रूसी ऑयल जो है वो तकरीबन 30% चीपर है एज़ कम्पेयर टू द अरेबियन ऑयल जो हम अरब मुल्कों से ले रहे हैं। तो अगर ये इसकी तादाद बढ़ जाए, एक की बजाय 4-6 जहाज़ आएँ, तो फिर इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो है हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो कीमत को कम कर सके। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें आप देखें ना कि इस वक्त जो एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट्स हैं इस साल की, वो पिछले साल से कम होंगी, और इसी तरह से जो इसके एक्सपोर्ट कम होगी और इसी तरह से रेमिटेंस भी कम होगी। रेमिटेंस कम होने की वजह ये है कि इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 25 से 30 रुपए का फ़र्क है। तो छोटे से छोटा मजदूर भी समझता है जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है कि भाई अगर मैं हुंडी हवाले से डॉलर भेजूंगा तो मेरे घर वालों को 30 रुपये फ़ी डॉलर या 25 रुपये फ़ी डॉलर ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें या तो हुकूमत ये करे कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का जो फ़र्क है उसे कम से कम किया जाए, और
जो भी आज मौजूदा रेट है इसको बढ़ा के कम से कम उस सतह तक लाया जाए कि जहाँ पे कि वर्कर जो है मिडिल ईस्ट में जो भी वर्कर हैं वो बैंक के ज़रिए पैसे भेजें बजाय इसके कि हुंडी और हवाला के। और इसी ऑफिशियल चैनल से डॉलर ना आने की वजह से इस वक्त बैंक्स जो हैं वो रॉ मटेरियल की एलसीज भी नहीं खोल रहे और गुज़िश्ता 2 महीने से बैंकों की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अक्सर इवन पाकिस्तान के बड़े से बड़े बैंक जो हैं उनके पास भी डॉलर्स की किल्लत है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि या नई एलसी नहीं खोलते हैं या अगर खोलते भी हैं एलसी और डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो उसको टाइम पे नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम और बैंकों का नाम तमाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मगर एक डॉलर से जुड़ी हुई एक और सिचुएशन ये है कि 3 दिन पहले हमने एक बड़ा शोर सुना था कि डॉलर जो है वो 30 रुपये नीचे आ गया, तो वो क्या था और फिर वो कहाँ चला गया। अच्छा, लेकिन मैं इस पर आने से पहले सत्तार बाबर साहब के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ और इन्हीं के इदारे की इप्सॉस की एक रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ और फिर सवाल रखता हूँ। देखिए, इप्सॉस ने एक रिपोर्ट तैयार की है और शाये की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जी हर बरस पाकिस्तान के 5 जो अहम तरीन सेक्टर्स हैं उससे कौमी ख़जाने को यानी कम टैक्स इकट्ठा करने की वजह से या टैक्स इवेशन की वजह से 956 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इसमें रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें 500 अरब रुपए जो है वो हुकूमत हर साल 500 अरब रुपए इस सेक्टर से कम टैक्स इकट्ठा कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो टोबैको का सेक्टर है, सिगरेट्स का, उसके शोबे से हर साल हुकूमत को 240 अरब रुपए टैक्स का नुकसान होता है गैर कानूनी सिगरेट्स की वजह से। फिर टायर का शोबा जो है वो उससे हर बरस 106 अरब रुपए टैक्स बचाया जा रहा है। फार्मा सेक्टर जो है इसमें हुकूमत हर बरस 65 अरब रुपए के टैक्स से महरूम रहती है। फिर चाय का जो शोबा है इसमें भी हर बरस हुकूमत को 45 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हो रहा है या टैक्स चोरी हो रही है। अब अगर ये जो 956 अरब रुपए हैं ये कितने होते हैं, अगर आप इसका एक जायजा लें तो एक चार्ट की शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि ये इतने होते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर कवर करते हैं और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फुली फाइनेंस कर सकते हैं। ये रकम जो है फेडरल एजुकेशन बजट का 10 गुना ज्यादा है। इससे जो है वो आप जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो आप अपनी आबादी को दे सकते हैं। फिर 1700 से जायद किलोमीटर की मोटरवेज बनाई जा सकती हैं इस रकम से जो टैक्स चोरी हो रहा है, और इससे मोहम्मद डैम बनाया जा सकता है कि जितना हर साल टैक्स चोरी किया जा रहा है। तो ये जो इप्सॉस की रिपोर्ट है, सत्तार बाबर साहब ये बताइए कि इस पर हुकूमत ने आज तक तवज्जो क्यों नहीं दी, आपकी राय इस पर क्या है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने के लिए। लेकिन जी ये हमने 2 साल पहले भी इस तरह की रिपोर्ट जो है उसको शाया किया था, तो उस वक्त भी बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हमारे हुकूमती इदारों की तरफ से तो रब्ता नहीं हुआ। IMF ने हमसे रब्ता किया, वर्ल्ड बैंक ने हमसे रब्ता किया और कई इदारों ने रब्ता किया। प्राइवेट सेक्टर ने ख़ास तौर पर जो अच्छी बड़ी कंपनियाँ हैं इन सारे सेक्टर्स के अंदर, उन्होंने हमसे रब्ता किया। लेकिन जो हुकूमती सतह पर जो इसकी पजीराई और इसकी तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि यही वो बुनियादी इशू है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक और मेहमान भी जिक्र कर रहे थे। इन तमाम शोबों में आप कह सकते हैं कि पहले से बहुत अच्छे कवानीन बने हुए हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है, सिवाय रियल एस्टेट सेक्टर के जहाँ पर हमें बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं कि वहाँ पर कई गैप्स लेजिस्लेटिव सतह पर मौजूद हैं और ये प्रोविंशियल लेवल पर मौजूद हैं। लेकिन बाकी तमाम शोबों के अंदर तो मौजूद हैं। तो लेकिन अगर वो इन्फोर्समेंट सही नहीं हो रही उसका नुकसान जो है वो बहरहाल कौम को उठाना पड़ रहा है। और इन सेक्टर्स के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं जो कवानीन के मुताबिक चलती हैं उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। सर, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए इस पर अमल दरामद करना कितना मुश्किल है? क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? पॉलिसीज मौजूद हैं? नहीं, मैं समझता हूँ सिवाय इसमें पॉलिटिकल विल के अलावा तो कोई इशू नहीं है। और सिवाय इसके कि इसमें जो फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं जो 2 नंबर काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर इस पर इन्फ्लुएंस होते हैं और वो काम जो करना चाहिए हुकूमत को इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें रुकावट बनते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें अपनी तमाम सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए हमें यूनिफॉर्म तरीके से इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए उन्हीं कवानीन के ऊपर जो पहले से मौजूद हैं। हमें इसके लिए किसी नए लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ये लूप होल्स हुकूमत की विल ना होने की वजह से हैं या सियासी मुफादात की वजह से हैं? क्योंकि ये भी हम बहरहाल देखते रहे हैं कि कुछ सियासी लोग
पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुछ ऐसे खास किस्म के बिजनेस कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से जहां पर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाता या टैक्स नेट में नहीं आने दिया जाता और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा होता है। क्या वजूहत ये भी हैं? और फिर ये जो डॉलर में ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो रेट डिफरेंस है, इसका हल निकालना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कैसे निकाला जा सकता है, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जुबैर तुफैल साहब, आप इंटरबैंक और ओपन मार्केट के डॉलर का जो रेट का फ़र्क है उसकी बात कर रहे थे और आप कहते हैं कि इस गैप को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में हुकूमत ये क्यों नहीं कर पा रही? अगर आप इस गैप को ख़त्म करना पड़ते हैं तो फिर आपको क्या इस जो रेट है डॉलर का, वो इस वक्त जो ओपन मार्केट का रेट है, ये इंटरबैंक को भी वहां तक ले जाना पड़ेगा, वहां तक जाएगा? और इसका क्या तरीका है, कैसे ये हो सकता है मसला हल? देखिए, वहाँ तक तो नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर इंटरबैंक रेट बढ़ाया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको 315 पे लाया जाए। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली हर रोज़ 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये जो इसको बढ़ाएं तो ये कहीं 300 के आसपास आके सेटल होगा। और अगर ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट का फ़र्क जहाँ 5 रुपये से ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तानी वर्कर्स हैं पाकिस्तान से बाहर, वो फिर हुंडी हवाले से ही पैसे भेजेंगे। तो हुकूमत को चाहिए किसी तरह से कोशिश करके उससे दो बातें होंगी। जैसे आपका डॉलर महंगा होगा, आपकी इंपोर्ट्स कम होगी। जितना डॉलर सस्ता होगा उतनी इंपोर्ट ज़्यादा होगी। तो मेरा अपना राय ये है कि हुकूमत को कम से कम जो मौजूदा रेट है इसमें ग्रेजुअली इसको जो है बढ़ाया जाए और जो भी ओपन मार्केट का रेट है कम से कम उसके अंदर उस फ़र्क को 5-7 रुपये के ऊपर लेके आना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अभी जो जिस रिपोर्ट का इप्सॉस की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, 956 अरब रुपए की टैक्स एविजन, आपके ख्याल में इसमें क्या रुकावट है इन सेक्टर्स में जहां पर ये टैक्स कम जमा हो रहा है? हुकूमत के पास मैकेनिज्म नहीं है, विल नहीं है, हुकूमत करना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है इसमें? ये शोबों का जिसका जिक्र हुआ ये तो है, मगर मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान का टैक्स गैप जो है वो तो 100% से भी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि 1.7 ट्रिलियन के तो आपने एग्जम्पशन ही दे रखे हैं। अब एग्जम्पशन की आड़ में फिर लोग फायदा भी उठाते हैं। बहुत सी चीजें जो टैक्सेबल हैं उसको ऐसी एक्टिविटीज शो करते हैं कि भाई ये तो एग्जम्प्ट है, तो ये ख़त्म कर दें तो बहुत बेहतरी हो सकती है। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का मामला है वो हमें पता है कि FBI के अंदर जो अपनी वीकनेसेस हैं वो तो हैं ही हैं। उनका ये मुतालबा रहता है जी हमारे पास तो ना स्टाफ है, ना हमारे पास प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास इस वक्त लॉजिस्टिक्स है और बहुत से बहाने उनके पास मौजूद होते हैं। पॉलिसी पे भी मुझे सख्त इख्तिलाफ है कि ये कहना कि नहीं पॉलिसी जो है वो जिम्मेदार नहीं है। पॉलिसीज भी बहुत इनकंसिस्टेंट है और बहुत ही उसका प्रो जो रिच है वो उसका टिल्ट है। उसकी वजह से भी इंसिडेंस जो है वो सारा इंडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए आम गरीब लोगों पे पास ऑन होता है या मिडिल क्लास। अब देखिए 18% GST कर दिया गया था फरवरी में मिनी बजट के जरिए, उसमें लग्जरी आइटम पे 25% कर दिया। इम्पोर्ट्स अभी तो बंद है तो पता चला है कि FBI के टैक्स गैप 11 मंथ में हमारे सामने आ गया है। अब सारे टैक्सेस अगर इम्पोर्ट सतह पे लेने हैं, चीज़ें महंगी करनी है, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी मसाइल पैदा होते हैं। ना FBI अपने जो है IT टूल्स का कोई इस्तेमाल करना चाहता है, ना उनके पास इस वक्त कोई ऐसी हिकमत अमली है कि वो इन सेक्टर्स के अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, अंडर इनवाइसिंग होती है, ओवर इनवाइसिंग होती है, उसका भी उन्हें कुछ पता नहीं है कि उसको कैसे उन्होंने हैंडल करना है। जाहिर है ये रिपोर्ट तो एक सर्वे की बुनियाद पर है, मगर मैं तो हर एक शोबे के बारे में बड़ी डिटेल से बता सकता हूँ कि कितना कितना क्वांटम ऑफ टैक्स वहाँ पे अवॉइडेंस और एविजन है। मसला ये है कि ये तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा मसला एक टैक्स एजेंसी की रीस्ट्रक्चरिंग का है। जब तक आप FBI पे पैसा ज़ाया करते रहें,
ये तो रिफॉर्म्स नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल ही एक मेरे हिसाब से अब नाकाबिले इस्लाह किस्म का अदारा है। जैसे पुलिस है हमारी, उसकी तनख्वाहें डबल करके देखी हैं, मराद करके देखी हैं। इसको डिसमेंटल करके एक अच्छी नेशनल टैक्स एजेंसी बनानी चाहिए जो नेशनल लेवल के ऊपर अच्छा डेटा कलेक्शन करे, सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज को कैप्चर करे, और जहाँ जहाँ भी टैक्स अवेजन हो रही है, अवॉइडेंस हो रही है, उसको मॉडर्न टैक्स इंटेलिजेंस टूल्स के साथ पकड़े और फिर एक डेटाबेस अच्छा क्रिएट करे। कई सालों से यही मसला हो रहा है कि हर साल हम बजट से पहले और बजट के बाद यही बात करते हैं कि ये इतना बड़ा गैप क्यों है। पॉलिसी की खराबी तो मैंने बता दी कि 1.7 ट्रिलियन की एग्जम्पशंस क्यों दे रखी हैं और किन लोगों को दे रखी हैं। जरा उनमें देखिए कि वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद 100% अपनी सैलरी ले रहे हैं, उनको भी टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है, और बहुत ऐसे ताकतवर तबके हैं जिनको बिला वजह हमने टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है, बावजूद इसके कि उनके परक्विजिट्स, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा है, फिर उनको क्या तुक बनता है कि टैक्स एग्जम्पशन दी जाए। खैर, जब आप किसी ऐसे तबके को टैक्स एग्जम्पशन देते हैं तो फिर जो लोग सही टैक्स देना चाहते हैं वो भी डिस्करेज होते हैं। और ट्रेडर्स, और देख लीजिए आपके इस वक्त जिनका जीडीपी में 20% है, उससे हम 1% 2% टैक्स लेते हैं। पूरा इस पर भी बहाना रहता है एग्रीकल्चर पे कि एग्रीकल्चर की अगर इतनी ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन 20%, तो वहाँ से क्यों 1% आता है। तो सेक्टोरल भी गैप देखने चाहिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से भी देखना चाहिए कि अभी तो इनफॉर्मल इकोनॉमी ऐड नहीं की, अगर वो ऐड कर ले तो फिर ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी 8.5% नहीं रहती है, तो 5% से भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि बहुत मुश्किल हुकूमतों को इसलिए लगती हैं कि उनके पास कोई पोलिटिकल विल ही नहीं है, और वो क्यों ट्रेडर्स को टैक्स लगाएंगे जिनसे फिर वोट भी लेने चल पड़ते हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं जो इनको हल करने का हम बस ख्याल करते हैं, मगर होते नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। अब सत्तार बाबर साहब, अब आप जो है वो 5 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, 956 अरब रुपए की। डॉक्टर इकराम साहब कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम तमाम सेक्टर्स की बात करें तो ये गैप तो बहुत बड़ा है। अब अगर हम टैक्स कलेक्शन के हदफ की बात करें तो पिछले साल हमने जो 7400 अरब का रखा था, 11 महीने हम 5600 अरब पे पहुंचे हैं, और अभी ये महीना गुजर भी जाएगा तो हम अपने टारगेट को तो पहुंच नहीं जाए। लेकिन अगली मरतबा हम रख रहे हैं 9200 अरब का हदफ, और IMF कहता है कि नहीं, आप 9800 अरब का रखें। अब ये जो नई फिगर है ये कितनी रियलिस्टिक है, ख़ास तौर पर जब हम नए लोगों को टैक्स नेट में शामिल नहीं कर सकते। अब करते, अब दो चीज़ें ना, एक तो ये है कि जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स में शामिल हैं वो उसमें टैक्स इवेजन हो रही है, लेकिन जो सेक्टर्स शामिल ही नहीं हैं वो एक अलग रोना है जो हम हर साल रोते हैं। तो ये क्या इस जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको बुनियाद बनाकर यह रियलिस्टिक अप्रोच होगी जो 9200 अरब की है? जी देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है, मैं समझता हूँ 9.2 ट्रिलियन का। और देखें, इसके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी मुनासिब एक अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए हम कुछ काम करना चाहिए। एक तो ये कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स सैलरीड क्लास है और जो फॉर्मल जो देने वाले हैं, टैक्स देने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो टैक्स नहीं दे रहे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक आयरन फिस्ट के साथ उनके ऊपर एक जो है इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है। हुकूमतें, हर आने वाली हुकूमत जो बताती है कि उनके पास नादरा की वजह से और दूसरे हमारे जो जितने जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं और दूसरे जो कार्ड पर ट्रांजैक्शन करने वाले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों के ज़रिए उनके पास डिजिटल प्रूफ मौजूद हैं उन तमाम लोगों के जो टैक्स एवेड करते हैं। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। तो उनके लिए अभी तक हमने आज तक नहीं सुना कि उन पर किसी तरह का कोई एक्चुअली इन्फोर्समेंट हुई हो। तो आप जो टैक्स देने वाले हैं जो पाकिस्तान में, उनके लिए इंसेंटिव कुछ नहीं है इस वक्त। तो जबकि उनके ऊपर हर साल जो है वो उन्हीं के ऊपर मजीद वजन जो है लाद दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो इंडिविजुअल्स हों या इदारे हों या सेक्टर्स हों, वहाँ पर टैक्स का बर्डन, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का बर्डन और जीएसटी का बर्डन, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन जीएसटी की फॉर्म में तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हर पाकिस्तानी, हर गरीब से गरीब आदमी जो है वो टैक्स अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए हम उन तमाम लोगों को भी टैक्स करते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तनख्वाहें, उनकी आमदनी इतनी नहीं है। लेकिन उन्हें अगर आप अपना जीएसटी बढ़ाते चले जाएंगे हर शोबे के ऊपर, तो उसका अल्टीमेट नुकसान यही होता है कि जो चीज़ें इवेड करने वाले हैं, जो 2 नंबर काम करने वाले हैं,
उनको फिर अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है और फिर ये एक विशेष सर्कल मुसलसल चलता रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको कतरे रिलैक्स किया जाए और जो टैक्स नहीं दे रहे उनके ऊपर इंतहाई सख्ती की जाए। जी बिल्कुल सही है, बड़ी माकूल तजवीज़ है। और मगर हुकूमत पता नहीं टैक्स नेट को बढ़ाने की तरफ उतनी तवज्जो अब तक क्यों नहीं दे पाई है और क्यों नहीं दे पाती। एक चीज़ मैं आपको इसहाक डार साहब का आज की जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने डॉलर के हवाले से बात की, वो मैं सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि डॉलर उस वक्त 180 पर जाना चाहिए जब 230-35 में मिफ्ता साहब ले गए थे। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था फिर, लेकिन न जाने क्या हुआ। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा कि जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूं तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। अच्छा, ये जुबैर साहब आपके लिए कितनी हैरानकुन बात है कि डॉलर को नीचे हागडा साहब ने लाना शुरू किया, जो कि वो समझते थे कि ये 197 पर आना चाहिए था। वो कहते मेरे आने के बाद कुछ नीचे आया भी है कि मैं वॉशिंगटन गया तो पीछे न जाने कौन से हिडन हैंड्स हैं कि उसने सारा साइकिल रिवर्स कर दिया और फिर वो दोबारा इसहाक डार साहब के काबू में ही नहीं आया और वो 300 से ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है इसहाक डार साहब से कि इस बयान से आपको बेबसी का इजहार नजर नहीं आता? देखिए, वो डार साहब अपने तई कोशिश तो कर रहे हैं और ये उनके जहन में था कि 200 रुपए के अंदर डॉलर आए, लेकिन हकायक जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। हकायक ये थे कि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और अगर आप ये कम 200 रुपए का डॉलर होता तो इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती। लिहाजा वो उस चीज़ों को जो है ना मुमकिन नहीं रहा। फिर आहिस्ता 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 एक टाइम ऐसा आया था कि इंटरबैंक में काफ़ी दिन डॉलर को 227-28 रुपए पे रखा गया, लेकिन क्योंकि उससे गैर सही तरीक़ों से उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो लिहाजा जब 227 से फ्री हुआ तो डॉलर सीधा 250 रुपए पे आ गया, फिर 260-70 बढ़ता बढ़ता 280-85 पे आ गया। अब आज की जो सूरत हाल है, देखें ये सब एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ये कोई अब सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं कि गवर्नमेंट चाहे कि मैं इतने रुपए का डॉलर रखूंगा तो इसके मुताबिक चलेगी। ये बेहतर तरीका ये होता है कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाए और उसके मुताबिक उसको आगे या कम हो या ज़्यादा हो। अब देखें, अफसोस की बात यह है कि आज से चंद माह पहले श्रीलंका का रुपी जो था वो 360 रुपये का, श्रीलंका के 360 रुपये का $1 था और हमारा जो था तकरीबन 270 रुपये था। उनका 360 से कम होकर आज 300 रुपये पे आ गया है और हम जो है 370 से भी बढ़ के 385 रुपये पे चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए कि जो इस मामले में स्टेट बैंक को कोई अपनी मैकेनिज्म इस्तेमाल करनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंट करें और वो सूरत हाल को देखते हुए एक ऐसा रेट लेकर आएँ जहां से आपको फॉरेन रेमिटेंस भी आ सके। आज के दिन में बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने पैसे सब रोक के बैठे हुए हैं। हर आदमी इंतज़ार कर रहा होता है कि 180 दिन तक इंतज़ार करो, उस दिन शायद डॉलर और जो है महंगा हो जाएगा, और वो अपनी रेमिटेंस लाते नहीं हैं और अगर लाते भी हैं तो आखिरी दिन लाते हैं जब उनको पता होता है कि अब स्टेट बैंक पेनल्टी करेगा। तो इस तरह से आता है। और अगर रियल एक्सचेंज रेट हो तो आप देखिएगा कि एक्सपोर्टर्स भी अपने पैसे फौरन मुल्क के अंदर लाएंगे और उसके अलावा जो पाकिस्तानी वर्कर खास तौर पे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं वो भी जो बैंकिंग चैनल से पैसे भेजेंगे। कुछ दिन पहले साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि खबरें चली थी कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 30 रुपए नीचे आ गया है, फिर 23 रुपए की भी फिगर्स चली। तो और फिर उस पर हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की मौशी पॉलिसीज की वजह से अब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर वो जंप कर गया। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि 10 रुपए नीचे चला गया और 10 रुपए ऊपर चला गया, कहा जाता है कि अचानक से अगर डॉलर अचानक से नीचे गिरा है तो उससे भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि गैर यकीनी की कैफियत बरकरार रहती है। तो ये 3-4 दिन पहले ये क्या हुआ था और वो क्यों सस्टेन नहीं कर सका? मैं आपसे अर्ज करूं कि जब भी आप एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करेंगे तो ऐसा ही होगा कि आप एकदम से किसी भी तरह से 10-15 रुपए गिराएंगे तो उसके बाद 2-3 दिन गुजरेंगे तो उसके बाद फिर उसी जगह रुपी वैल्यू आ जाएगी जो कि पहले थी। और इसमें बहुत अच्छा हो कि हुकूमत और स्टेट बैंक इसमें इंटरफेरेंस ना करे, इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दे और उसके मुताबिक चलने दे। और इसके साथ साथ
मैं चाहूँगा कि स्टेट बैंक को थोड़ा सा और आज़ादाना किरदार अदा करने दिया जाए, बजाय इसके कि उनको टोटली कंट्रोल करके चलाया जाए। अभी ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो तमाम मामलों में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ देखते हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, अब मसला ये है कि ये सारे मसाइल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और करते चले आते हैं हमेशा से, एक अगला साल, अभी डॉक्टर खाकान हमारे साथ थे तो वो कहते हैं कि अगला साल इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास अभी आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मज़ीद कमी वाक़ हो गई है, और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें अब ये हमारे पास 4 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गए हैं, 3.9 अरब डॉलर पे आ गए हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। अब पेमेंट्स इसके बाद अगले साल में हमारी कोई 28 अरब डॉलर की अदायगियाँ, बैरून गैर मुल्की अदायगियाँ हैं कर्ज़ों की। तो कल के बजट से क्या है ऐसी उम्मीद आप वाबस्ता कर सकते हैं कि जिससे कुछ बेहतरी या कुछ उम्मीद पैदा हो सके? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी करंट अकाउंट डेफिसिट हो या हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हो पेमेंट्स की, या फिर इंटरनली डेट सर्विसिंग अकेला ही पूरी नेट रेवेन्यू से ज़्यादा हो चुका हो। तो इन हालात में जब सबसे ज़्यादा तारीख का हाईएस्ट हमारे वहाँ इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट भी हो, इकॉनमी भी माइनस की तरफ जा रही हो, उसमें ये कहना कि कोई बेहतरी का बजट आ सकता है। अब विंडो ड्रेसिंग करने को तो आप जितनी मर्जी कर लें, 950 का आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिखा दें, जो जी चाहे करें, जितने आप पेंशनें बढ़ाएं, आपको पता है कि ये सारा फिर कर्जा ही लेकर किया जाएगा। तो कर्जा लेकर आगे जो हमारी सूरत हाल हुई है वो इस तरह भी, क्योंकि हमने ना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ना हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी है, ना हमने एफिशिएंसी लानी है, ना हमने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी है। तो उसका नतीजा यही निकले जाएगा कि हर वक्त आप फायर फाइटिंग करते रहें। अब भी आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 3.2 ट्रिलियन का हमने रखा था डेट सर्विसिंग का एक्सपेंडिचर, वो तो 5 ट्रिलियन से भी क्रॉस करके अगले साल जिस तरह का इंटरेस्ट रेट्स हाई है अभी और बढ़ाने की भी बात हो रही है, तो ये तो 7.5 पे जाएगा। तो ये 7.5 तो हमारी जो, मैं अभी इंटरनली बात कर रहा हूँ कि ये तो इतनी फंडिंग हमारे पास है ही नहीं। अगर नेट एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का और नेट इनकम दोनों का भी आप अंदाजा लगाएं तो आपको पता चलता है कि सूबों को देने के बाद तो हमारे पास सूद भी देने के पैसे नहीं है। एक्सटर्नल पे आपने सही फरमाया कि 28 चले, वो बहुत भी, अगर मैं जीरो भी कर दूं अपना करंट अकाउंट का, उसका नतीजा तो ज़ाहिर वही निकलेगा कि हमारी फिर इकॉनमी और भी ज़्यादा श्रिंक होगी। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो प्रिंसिपल्स की अमाउंट होनी है वो कहाँ से दी जाएंगी, और जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो कहाँ से पे होगा। रेटिंग हमारी इतनी गिर चुकी है कि नया लोन हम कोई और ले नहीं सकते हैं। ब्रादर ममालिक भी पैसा देने को तैयार नहीं है कि पहले IMF के डिसिप्लिन में जाए। IMF कहता है पहले 6 बिलियन की आप फंडिंग रेज कीजिए। तो आज भी डार साहब ने फरमाया कि जी वो हमें तो बड़ी अच्छी वहाँ से बाहर से कमिटमेंट्स थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि विंडो ड्रेसिंग जितनी मर्जी इस बजट में आप कर लें, मगर सब्सटेंस में हम सबको मालूम है कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो तारीख की सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल है। और जब तक कुछ लेकिन इस पर एक और ज्यादा अफसोस की बात है कि हुकूमत शायद अभी सिर्फ इलेक्शंस को देख रही है और अगले 3 महीने को देख रही है। डॉक्टर खाकान साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत सिर्फ 3 महीने का सोच रही है, अगले 3 महीने का सोच रही है, या उसके जहन में IMF का अगला प्रोग्राम जो है जिसमें जाना है हमने इसके बाद, वो भी हुकूमत के जहन में है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी हुकूमत के जहन में है? कैसे क्या सोच के बजट बनाया जा रहा है इस दफा? तो ये ठीक है, हुकूमत ने एक लास्ट डिच एफर्ट किया है कि शायद IMF का जो करंट प्रोग्राम है उसका 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हुकूमत भी ये समझती है कि जब आप 30 जून पे ही खड़े होंगे ना, अभी तो 15 अगस्त तक इन्होंने वक्त गुजारना है। तो आज $3.9 बिलियन के रिजर्व हैं। ये जो जून का महीना है 3.7 बिलियन की पेमेंट है। अगर इसमें $2.3 बिलियन जो हैं वो चाइना आपको रीफाइनेंस कर भी दे, रोल ओवर कर भी दे, तो फिर भी आपके रिजर्व पे प्रेशर जो है वो पिछले अगर 2 हफ्ते में ही देखिए तो ये प्रेशर जो है ये कंसिस्टेंट है। तो इवन हुकूमत का 15 अगस्त तक का जो वक्त है वो IMF की 9th रिव्यू के बगैर टफ हो जाएगा। तो आप यकीन करें कि आज सर्वे देखकर और बजट के नंबर देखकर, डॉक्टर इकराम ने सही एक्सप्लेन किया, अभी मैं इस पे फर्दर कमेंट भी करूंगा, और ये देख कर के आज रिजर्व ड्रॉप किए हैं। मैं शायद अपनी जिंदगी पिछले 25 साल से पाकिस्तान की मईशत को देख रहा हूँ और इस चीज का तालिब इल्म रहा हूँ
आई थिंक शायद ही इतना चैलेंजिंग कभी भी सिचुएशन डेवलप हुई हो। एक्सटर्नल अकाउंट चैलेंज्ड है, फिजिकल चैलेंज्ड है कम्प्लीटली। हमारे जो फेडरल नेट रिसीट्स हैं, अगर वो ये ही नहीं पे कर पा रही जो हमने मार्कअप देना है, ये फिगर नोट कर लें, कल देख लीजिएगा 7,500 अरब के करीब आपको मार्कअप देना होगा इस साल में, जो FY24 आएगा। आपकी जो नेट फेडरल रिसीट्स हैं वो 6,500-7,000 को क्रॉस नहीं करेंगी। अब आप पहले लेंगे 500 से 1,000 रुपया कर्जा और फिर उसी 1,000 अरब तक कर्जा लेकर आप मार्कअप देंगे। एवरीथिंग एल्स इज बोरोड। अब आप मुझसे पूछे कि इस ज़िमन में अच्छा बजट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अब वो अच्छा बजट क्या होगा? वो अच्छा बजट ये होगा कि आप फिस्कली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप वो बजट दें जिसमें बजट का खसारा कम हो। आप ये तय कर लें कि हम बाकी एक्सपेंडिचर, जैसे कि अभी पहले भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, सब बोरोड हैं। अगर मैं बोरो करके घर पे खर्चा कर रहा हूं तो मैं घर वालों को कहूंगा ना कि भाई पेंशन्स कम बढ़ाओ, भाई वेजेस कम बढ़ाओ, भाई सब्सिडीज के खर्चे काटो, भाई ये जो खर्चे हैं डेवलपमेंट के, इनको 1150 पे रखने की जरूरत नहीं है, इनको भी कम कर दो। सही। मैं ये भी कहूंगा आपको इसके साथ साथ कि ग्रांट कम कर दें, मतलब आपके पास, आप कह रहे हैं कि अच्छा बजट बनाने का फिर भी मार्जिन, इम्कान कुछ ना कुछ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा। मैं यही सवाल मैं बाकी लोगों के सामने भी रखूंगा, तो जुबैर साहब के सामने, सत्तार साहब के सामने, कि कैसे मतलब इन हालात में जब हर शोबा हमारा डूबा हुआ है, कल के बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है कि डायरेक्शन मिल सके पाकिस्तान की इकोनॉमी को? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब, आपसे शुरू करते हुए बाकी लोगों की तरफ आता हूं। आप कैसे देखते हैं कोर इश्यूज पाकिस्तान के, बड़े गंभीर मसाइल, क्या मार्जिन है हुकूमत के पास कल कुछ ऐसा बजट देने का जिससे इकोनॉमी को थोड़ी सी डायरेक्शन मिल सके? हुकूमत के हाथ में है क्या जो वो दे सकती है? मेरा ख्याल में हुकूमत के पास देने के लिए तकरीबन कुछ नहीं है। उनके जो भी इस वक्त सूरत हाल है, जिस मईशत में 24% इंटरेस्ट रेट हो 2% पर मंथ, वो मईशत कहाँ से चलेगी, वो सनत कहाँ से चलेगी, तिजारत कहाँ से चलेगी, उसके चलने का कोई इम्कान नहीं है। और उसके बाद इतना बड़ा खसारा हो, आपकी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इसके बारे में तो पहले से फैसला हो जाना चाहिए था। या इनको बेच देते, कुछ भी करते, वो नहीं बेचा और हर साल उसके ऊपर खसारा जो है हुकूमत, मरकजी हुकूमत जो है खसारा बर्दाश्त कर रही है। और कम से कम इनको आइंदा आने वाले साल के लिए ये सोचना चाहिए कि जितने भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज करें, चाहे कुछ मिले या ना मिले, कम से कम आइंदा खसारा तो नहीं देना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी PIA भी शामिल है, उसमें रेलवे भी शामिल है, स्टील मिल भी शामिल है और दीगर इदारे जिसमें हुकूमत सैकड़ों अरब जो है सालाना खसारा दे रही है। कम से कम उस खसारे से तो जान छुड़ाए। और रहा मसला कि मईशत कैसे तरक्की करेगी, फिलहाल मईशत की तरक्की के इम्कानात बहुत महदूद हो रहे हैं। मईशत या सनत तब चलती है कि उसको बैंकों से फंडिंग अवेलेबल हो, और आज तो पाकिस्तान आजकल जी सही, बिल्कुल ठीक है। राइट सर, थैंक यू। वक्त मेरे पास कम है। सत्तार बाबर साहब, आपकी राय में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कल के बजट से? जी, मैं बाकी अपने कोलीग्स हैं उनसे मैं इत्तफाक करूंगा। मैं दो चीज़ें सर ज़रूर कहना चाहूँगा जल्दी से। एक तो मैं समझता हूँ कि चूँकि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, तो हमें डॉलर पे फोकस करते हुए उन तमाम सर्विसेज के ऊपर जिसके अंदर हमें खाम माल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर दुनिया से कमा सकें। हमारी इस वक्त जो IT एक्सपोर्ट जो है IT सर्विसेज की, वो सिर्फ कोई 2 से 3 अरब डॉलर हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हम IT की एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें, एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि यहाँ पर इंसेंटिवाइज करना चाहिए उन तमाम कंपनियों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ को जो अगर डॉलर्स में वो अपना चीज़ों अपने ज़र मुबादला कमाएँ, तो वो उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। तो हमारी तमाम ऐसे इदारे जो अगर उनको ये पता हो कि इंसेंटिवाइज किया जाए उनको कि अगर वो डॉलर में कमाएंगे उसकी वजह से उनको टैक्स के अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा, तो इसकी वजह से लोगों की तवज्जो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ होगी। मैं समझता हूँ हमारे जो यही एक वाहिद हल है कि ताकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बन जाएं।
जी डॉक्टर इकराम साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कल के बजट से? कल के बजट इनका तो ये काम होगा कि ये इलेक्शन ईयर में बस एक हैप्पी सा तासुर दें और हकीकत से डिनाइल मूड में हो। चाहिए कि एक फिस्कल डिसिप्लिन लाए, लेकिन सबसे पहले क्या ये अपने खर्चे कम करेंगे? 50%। इतनी बड़ी काबीना बनाई हुई है, क्या यानी कि मैसेज जाता है? एक तरफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं है, जो नॉन टैक्स हमारे रेवेन्यूज हैं उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं है, और नए नए एवेन्यूज जो हैं, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की कोई खबर नहीं है। आईटी के बारे में बड़ी अच्छी बात की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कोई खर्चा करने को तैयार नहीं है। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एक्सपेंडिचर बेचा और जो इनकम मैंने अर्ज किया था, जो आफ्टर टैक्स के एक्सपेंडिचर 1.7 ट्रिलियन है, इन तीनों को करें तो कम से कम 2-3 ट्रिलियन की तो यहाँ से आपको फिस्कल स्पेस निकल आएगी। फिर आप जो लोकल कमर्शियल बैंक्स को इतना बड़ा लोन आपने उठाया हुआ है, उसके बारे में भी आप सोचें कि 2 साल का मॉरिटोरियम लें और इनका इंटरेस्ट जो है 2 साल बाद भी दे देंगे तो बैंकों को फर्क नहीं पड़ने लगा। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, तो यहाँ से फिस्कल स्पेस भी निकालें और 2 साल बाद जो है उनको इंटरेस्ट पे कर दे। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह के अगर काम करने, लेकिन ये हमारी सिर्फ विश लिस्ट है और तखय्युल के घोड़े हम दोहरा सकते हैं, मगर जो जमीनी हकायक है वो कल आप देखेंगे कि वो कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे मईशत की कम से कम सिमत ही दुरुस्त हो और उस पर फिस्कल डिसिप्लिन आए। सही है, बिल्कुल सही। डॉक्टर खाकान साहब, आपने कहा अगला साल मुश्किल होगा, इससे भी मुश्किल होगा। अब जाहिर है हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, अब मुल्क के लिए मुश्किल है तो आवाम के लिए भी मुश्किल है। इस मुश्किल में कुछ कमी का कोई रास्ता मौजूद है? देखिए, इस कमी का जो रास्ता है वो पिछले 14 या 18 माह से मैंने जितने इंटरव्यूज किए हैं, जितने मज़ामीन लिखे हैं, जितनी रिसर्च पे काम किया है, वो एक ही है। वो ये है कि रियलाइज करें एक्सटर्नल एक चैलेंज है, इसका एक डॉक्टर है, उसका नाम है IMF के प्रोग्राम को आपने इनहराफ करके, पाकिस्तान की मईशत को बंद करके, पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी इस वजह से बढ़ी है, रुपये पे भी प्रेशर रहा है। इन सब चीजों को रिवर्सल तब शुरू होगा जब 3 से 4 साल का एक IMF का प्रोग्राम साइन होगा। वो बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, 10 से 12 अरब डॉलर का होना चाहिए। अगर वो प्रोग्राम आने वाली हुकूमत साइन करती है, आपने पहले भी पूछा, मैं बड़ा क्लियर हूँ, प्रोग्राम नई हुकूमत ही साइन करेगी। वो प्रोग्राम लेकर चलें और फिर अपने जो वो कलीदी मसाइल हैं उनको हल करना शुरू करें। तो एक इलेक्शन साइकिल में पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स भी फर्क दिखाई देंगे, पाकिस्तान के टैक्स टू GDP में भी शायद 11% तक FDR के हम चले जाएं, और फिर स्ट्रक्चरल मसाइल सारे तो शायद SOEs नहीं बेच पाएंगे, सारे तो हम शायद डेवलपमेंट जो हमारे इतना बड़ा हुजम है 12-13 हज़ार अरब का थ्रो फॉरवर्ड, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। पर कुछ ना कुछ मूव इन चीजों की तरफ होंगी, कुछ ना कुछ खर्चों का जो बढ़ना है वो कम होगा। पर इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया इन 3 चीजों के, एक IMF, एक स्ट्रक्चर, कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जुबैर तुफैल साहब, सत्तार बाबर साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। कल बजट है, देखिए हुकूमत की तरजीहात उसमें क्या होती हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उस पर फिर कल बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।